गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में प्लेटो का अध्ययन कर रहे हैं और प्लेटो के बारे में रिपब्लिक में जो सिद्धांत दिए गए थे उनमें सबसे पहले हमने न्याय के सिद्धांत का अध्ययन किया था। उसके बारे में उनके आदर्श राज्य संबंधी धारणा है उसका अध्ययन किया था। और आज हम प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्लेटो का साम्यवाद क्या है। प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में सिद्धांत को देते हुए ये माना था कि एक दार्शनिक शासक होना चाहिए और दार्शनिक शासक या आदर्श शासक तभी कहलाएगा जब तो सभी का आदर्श बने। इस वजह से यहाँ एक राजा को आदर्श बनाने के लिए या राजा को दार्शनिक बनाने के लिए या ये कहें कि दार्शनिकों का राजा हो और राजाओं का दार्शनिक हो, उसे बनाने के लिए प्लेटो ने इस साम्यवाद के सिद्धांत को रखा है। प्लेटो का ये मानना था कि जो व्यक्ति होता है ये दो चीजों से ज्यादा प्रभावित होता है, एक तो कंचन से और दूसरा कामिनी से। ये जो कंचन और कामिनी है इसे स्पष्ट करते हुए यहाँ प्लेटो का ये कहना था कि कंचन का तात्पर्य है संपत्ति और कामिनी का तात्पर्य है पत्नी या दूसरा हम ये कहें परिवार। ये दो चीजें ऐसी होती हैं जो किसी भी व्यक्ति को पूरी तरीके से पथभ्रष्ट कर देती है, या फिर ये कहें कि जो सारा ध्यान है व्यक्ति का वो इन्हीं के इर्द गिर्द हो जाता है और वो व्यापकता की ओर कभी भी ध्यान नहीं देता। यहाँ जब हम संपत्ति की बात करते हैं तो संपत्ति आते ही व्यक्ति पथभ्रष्ट हो सकता है, तो फिर व्यक्ति ही राजा होता है तो राजा भी संपत्ति आने के बाद में पथभ्रष्ट हो सकता है। दूसरी बात हम ये कहें कि परिवार और पत्नी है ये ऐसे हैं कि व्यक्ति के पास में अगर स्वयं की पत्नी या परिवार होगा तो निश्चित रूप से वो अपने परिवार और पत्नी तक ही सीमित हो पाएगा। एक राज्य रूपी व्यापक जो परिवार है उसके प्रति वो किसी भी रूप में ध्यान नहीं दे पाएगा। तो प्लेटो है वो तो एक ऐसे परिवार की कामना करता था जो परिवार एक राज्य के रूप में हो और उसका जो मुखिया है राजा, वो राजा उस संपूर्ण राज्य रूपी परिवार के प्रति ध्यान दे, अर्थात एक बहुत सूक्ष्म परिवार की कामना न करके और एक वृहद परिवार की जो कामना है वो प्लेटो ने इस साम्यवादी सिद्धांत में की है। प्लेटो का ये मानना था कि जो शासक है उसमें ऐसे तो गुण होने चाहिए कि वो ज्ञानी हो, विवेकी हो, सद्गुणी हो और एक तरीके से वो एकांत का जीवन व्यतीत करने वाला हो और उसका जो जीवन है वो साधु सन्यासी की भांति हो। जैसे साधु और सन्यासी के पास में अपना स्वयं का कोई परिवार या संपत्ति नहीं होती, तो उसी प्रकार से एक राजा के पास में भी कोई संपत्ति या परिवार नहीं होना चाहिए। तो हम ये कहें कि यहाँ पर साधु और सन्यासी की भांति एक तपस्या राजा के लिए कही गई है कि उसका तपस्यात्मक जीवन होना चाहिए। इस वजह से प्लेटो है उसने अपने साम्यवादी सिद्धांत है उसकी कामना की थी। यहाँ पे जो प्लेटो का साम्यवाद है उसको उन्होंने दो भागों में विभाजित किया। ये जो साम्यवाद है इसे प्लेटो ने दो भागों में विभाजित किया है। पहला तो आता है यहाँ पर संपत्ति का साम्यवाद, और दूसरा वाला जो आता है वो आता है यहाँ पर परिवार या पत्नियों का साम्यवाद।
संपत्ति के जो साम्यवाद है उसके संबंध में उनकी जो धारणा है वो तीनों ही वर्ग हैं उनके प्रति है। इसमें भी हम दो प्रकार की बातों को ले सकते हैं कि एक तो इसमें राजनीतिक साम्यवाद है और एक इसमें आर्थिक साम्यवाद है। ये जो राजनीतिक साम्यवाद है ये शासक और सैनिक दो वर्गों के लिए है और ये जो आर्थिक साम्यवाद है ये उत्पादक वर्ग के लिए। प्लेटो का ये मानना था कि संपत्ति है वो शासक के पास में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि संपत्ति से शासक है वो पथभ्रष्ट हो जाता है और संपत्ति आते ही उसमें अहंकार की भावना आ जाती है और ऐसी स्थिति में वो जो निजी संपत्ति होगी उस निजी संपत्ति का उपभोग करने में ही लग जाएगा। वो जो प्रजा है या राज्य में रहने वाली जनता है उसके प्रति वो सही तरीके से ध्यान नहीं दे पाएगा। तो ये संपत्ति है वो तो राज्य की होनी चाहिए, शासक के पास में किसी भी प्रकार की कोई निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो शासक और सैनिक है उनके लिए उन्होंने राजनीतिक साम्यवाद बताया है और इस राजनीतिक साम्यवाद में प्लेटो कहते हैं कि जो शासक और सैनिक वर्ग है ये अपने पास में किसी भी प्रकार की कोई निजी संपत्ति नहीं रखते। अब एक प्रश्न उपस्थित होता है कि अगर शासक और सैनिक वर्ग के पास में कोई संपत्ति नहीं होगी तो फिर वो संसाधनों का अर्जन कैसे करेंगे, खाद्य सामग्री कहाँ से आएगी। तो उसके लिए प्लेटो ने ये कह दिया कि समाज में जो तीनों वर्ग हैं वो एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो यहाँ संपत्ति है वो उत्पादक वर्ग के पास में है और ये जो उत्पादक वर्ग है ये जितने भी संसाधन हैं उनका उत्पादन करेगा, तो उसी के साथ साथ में वो ये शासक और सैनिक वर्ग है उसको इस उत्पादन की पूर्ति करेगा। तो यहाँ पर शासक और सैनिक वर्ग है इसको तो संपत्ति अर्जन करने का कोई अधिकार ही नहीं है, अर्थात उत्पादक वर्ग है उसको संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया है और इसी के पास में संपत्ति रहेगी। और यहाँ संपत्ति संबंधी जो आवश्यकताओं की पूर्ति है तो उत्पादक वर्ग इनको कर देगा। तो इसी के साथ साथ में यहाँ पे जो आर्थिक साम्यवाद है वो उत्पादक वर्ग के लिए बनाया है। यहाँ प्लेटो ये भी कहता है कि ये जो उत्पादक वर्ग है इसमें फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम कृषक हैं, मजदूर हैं, कारीगर हैं, व्यापारी हैं, शिल्पी हैं, नाविक हैं, ये ऐसे जो वर्ग हैं ये उत्पादक वर्ग हैं जिनके पास में संपत्ति रहेगी। लेकिन यहाँ ये आर्थिक साम्यवाद में भी एक संपत्ति का संतुलन है वो बनाया गया है। यह क्या कहते हैं प्लेटो कि जिनके पास में राज्य का नेतृत्व है यानी कि जो शासक वर्ग है वो क्या करेगा, ये शासक वर्ग ये करेगा कि अगर किसी भी एक उत्पादक वर्ग के पास में, जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में व्यापारी हैं और इन व्यापारियों के पास में संपत्ति रहेगी, व्यापार करने से धन का अर्जन करेंगे, तो इससे सबसे बड़ी ये बात होगी कि यहाँ जो व्यापारी वर्ग हैं ये व्यापारी वर्ग में जैसे एक व्यापारी के पास में संपत्ति है, दो के पास में संपत्ति है, तो किसी के पास में भी बहुत ज्यादा अधिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के पास में अधिक संपत्ति होगी तो ये शासक का दायित्व है कि वो व्यापारी से अधिक संपत्ति है उसमें से ले और फिर अन्य जो वर्ग हैं उत्पादक वर्ग के उनको दे दे, ताकि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल सही रहेगी। यही आर्थिक साम्यवाद है। यहाँ पर दोनों के दोनों जो साम्यवाद हैं इनको प्लेटो ने स्पष्ट किया है कि राजनीतिक साम्यवाद में जो शासक वर्ग है उसके पास में निजी संपत्ति नहीं रहेगी और आर्थिक साम्यवाद में जो उत्पादक वर्ग है उसके पास में संपत्ति रहेगी, तो वो अथाह संपत्ति नहीं होनी चाहिए, एक संतुलित संपत्ति ही उसके पास में होनी चाहिए। दूसरा जो साम्यवाद है वो बताया गया है परिवार या पत्नियों का साम्यवाद। यहाँ पे हम देखते हैं प्लेटो ने माना था कि परिवार या पत्नियों के साम्यवाद से तात्पर्य ये है कि जो शासक वर्ग है उसके पास में निजी संपत्ति की तरह निजी परिवार भी नहीं होगा।
यानी कि उसके पास में स्वयं का परिवार भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ये बात है कि राजा के पास में स्वयं का परिवार नहीं होगा, तो फिर उसका परिवार कौन होगा? तो यहाँ ये कह दिया प्लेटो ने कि राज्य की समस्त जनता है वो उस शासक है उसका परिवार होगा। इस प्रकार की जो स्थिति है वो जनता के संबंध में होगी, क्योंकि यहाँ प्लेटो ने माना था कि कंचन से ज्यादा जो शासक है उसको पथ भ्रष्ट है वो पत्नी या उसका परिवार कर सकता है, और संपत्ति से ज्यादा जो मोह है वो व्यक्ति का अपनी पत्नी और परिवार के प्रति होता है। तो अतः उस मोह से दूर रखने के लिए उन्होंने ये कहा था कि उसके पास में अपना कोई निजी परिवार भी नहीं होना चाहिए। फिर ये बात आती है कि एक जो शासक है उसके पास में जब पत्नी नहीं, निजी पत्नी नहीं होगी, तो फिर वो अपनी शारीरिक आवश्यकताएं या भौतिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कैसे कर पाएगा? तो यहाँ पे प्लेटो है वो ये कहते हैं कि ये जो तीन वर्ग है, एक शासक है, दूसरा इसमें सैनिक है, और तीसरा इसमें उत्पादक वर्ग है। तो उत्पादक वर्ग को तो परिवार रखने से छूट है, लेकिन सैनिक और शासक है उनको परिवार रखने से छूट नहीं है। तो फिर ये वर्ग है वो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति इस रूप में कर पाएगा कि जैसे ये शासक हैं इनमें जितने भी शासक स्त्री और पुरुष हैं, फिर ध्यान देने वाली बात है कि वो शासक पद पर गुणों के आधार पर स्त्री पुरुष दोनों को ही अधिकार देना चाहता है। तो ये जो शासक स्त्री हैं ये शासक पुरुष हैं, इनको यहीं तक सीमित रखता है। वो कहता है कि संभोग क्रिया का जो अधिकार है वो शासक स्त्रियों का शासक पुरुषों के साथ में होना चाहिए, अन्य किसी के साथ में नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब ये स्त्री और पुरुष शासक स्त्री और पुरुष आपस में संभोग क्रिया करेंगे तो इनसे जो संतान उत्पत्ति होगी वो भी गुणवान होगी, यानी कि उसमें जो विवेक का गुण है वो मौजूद होगा। तो ऐसी स्थिति में राज्य को विवेक के गुणों को खोजने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो शासक स्त्रियों को शासक पुरुषों के साथ में ही संभोग करने का सीमित अधिकार देते हैं। और फिर प्लेटो ये कह देते हैं कि जैसे शासक स्त्री का शासक पुरुष के संभोग के बाद में अगर संतान उत्पत्ति होती है तो वो संतान है वो तुरंत ही किसको सौंप दी जानी चाहिए? राज्य को सौंप दी जानी चाहिए। अब राज्य क्या करेगा? राज्य जो उसके मानवीय आत्मा का गुण है उसको आगे बढ़ाएगा और आगे चलकर उसको उसी प्रकार की शिक्षा प्रदान करके और फिर उसको शासक पद तक लेकर आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो शासक है उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी, और जब संतान राज्य को सौंप दी जाएगी तो उस संतान को ये पता नहीं रहेगा कि मेरे स्वयं के निजी माता पिता कौन है, और ये जो माता पिता हैं इनको ये नहीं पता लग पाएगा कि मेरे स्वयं की निजी संतान कौन है। इस प्रकार से जो संतान है उसका तो अपने माता पिता के प्रति कोई निजी मोह नहीं रहेगा, और जो माता पिता है उनका अपनी संतान के प्रति कोई निजी मोह नहीं रहेगा। और ऐसी स्थिति में भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए यहाँ पर वो एक ऐसे परिवार की कामना करते हैं जो परिवार राज्य के रूप में विशाल हो। इस वजह से वो कहते हैं कि राज्य मानव आत्मा का वृहद रूप है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का शासक के पास में कोई निजी परिवार नहीं होगा। तो इस रूप में यहाँ जो प्लेटो हैं उन्होंने जो साम्यवाद का सिद्धांत है उसमें दो प्रकार के साम्यवाद बताए हैं। एक तो संपत्ति का साम्यवाद बताया है और दूसरा परिवार या पत्नियों का साम्यवाद बताया है। यहाँ पर कहा है कि एक शासक को संपत्ति यानी कि कंचन से भी दूर रहना चाहिए, और पत्नी यानी कामिनी से भी उसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए, और एक साधु सन्यासी की भांति ही उसे अपना जो जीवन है उसको जीना चाहिए, एक तपस्यात्मक जीवन जीना चाहिए, तभी उसमें विवेक रह सकता है और उसका जो विवेक है वो स्थिर रह सकता है, और फिर वो विवेक के आधार पर शासन कर सकता है। जब विवेक के आधार पर शासन करेगा तो विवेक के आदेश ही क्या बन जाएंगे? कानून बन जाएगी। ऐसी स्थिति में जो एक वृहद राज्य की अवधारणा है वो साम्यवाद के सिद्धांत के माध्यम से पूरी होती है। अगर साम्यवाद के सिद्धांत के माध्यम से शासक बैठेगा तो निश्चित रूप से जब उसके पास में निजी संपत्ति का मोह नहीं होगा, अपने परिवार का मोह नहीं होगा, तो वो शासक है वो अपने राज्य में सभी के साथ में सही से न्याय कर पाएगा, और उस शासक को हम ये भी कह सकते हैं कि वो शासक आदर्श है। इस रूप में एक आदर्श शासक की जो कामना है वो प्लेटो अपनी रिपब्लिक में करता है, और ये तभी हो पाएगा जबकि एक राज्य में जो साम्यवादी व्यवस्था है वो भी मौजूद रहनी
चाहिए। आज हम यहीं तक अध्ययन करेंगे, फिर अपन प्लेटो के बारे में निरंतर आगे अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद।